अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम थैलीसीमिया डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। याद रखिए, थैलीसीमिया डिजीज़ एक जेनेटिक कंडीशन है। सो इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाती। अच्छा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है और रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन आपको डेफिनेटली पता ही होगा, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेकर जाने का फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का होता है। ओके, ऑक्सीजन की कम ज़रूरत हमारी बॉडी को क्यों पेश आती है? क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिससे थकावट, फटीग और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है अगर ऑक्सीजन बिल्कुल अवेलेबल ना हो। तो हीमोग्लोबिन कैसे अपना रोल प्ले करती है? जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स से फिर ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। फिर रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। सो जिन सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उन सेल्स में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल कर उन सेल्स में चली जाती है और वो सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। बदले में जब ऑक्सीजन एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स के जरिए ट्रैवल करती हुई लंग्स तक आती है। लंग्स से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन कैरियरिंग के लिए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर हो गया? जब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो इसका मतलब है रेड ब्लड सेल्स ठीक से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे रेड ब्लड सेल जो ठीक से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, उन रेड ब्लड सेल्स को हमारा स्प्लीन जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। शॉर्ट लिविंग रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स शॉर्ट लिविंग होंगे, ज़्यादा डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, जिसे एनीमिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल करके आपको मैंने बताया है। ओके, अब हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 4 सब यूनिट होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, जिनमें 2 अल्फा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं, ठीक है। अल्फा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बीटा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अल्फा सब यूनिट आ गया, ये दूसरा अल्फा सब यूनिट आ गया, ठीक है, और ये एक बीटा सब यूनिट आ गया और ये दूसरा बीटा सब यूनिट आ गया। 2 बीटा सब यूनिट आ गए, 2 अल्फा सब यूनिट आ गए। ये चारों सब यूनिट मिलाकर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे हीम ग्रुप होता है जिसमें आयरन एलिमेंट और पायरोल रिंग होती है। 4 हीम ग्रुप होते हैं, उसके इर्द गिर्द अल्फा चैन मौजूद होती है। फिर एक लेट से हर एक हीम ग्रुप के ऊपर अल्फा चैन मौजूद होती है, यानी ये एक हीम ग्रुप है, इसके ऊपर एक अल्फा चैन मौजूद है, ये दूसरा हीम ग्रुप है, इसके ऊपर अल्फा चैन मौजूद है, और इसी तरह यहाँ पर भी। 4 एक हीम ग्रुप और एक अल्फा चैन को एक सब यूनिट कहा जाता है। 4 सब यूनिट मिलकर एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं, का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, अब इस स्ट्रक्चर की बेस पे थैलीसीमिया की डिजीज में क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन के अंदर कोई मसला चल रहा है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर की बेस पे थैलीसीमिया की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक अल्फा थैलीसीमिया होती है और एक बीटा थैलीसीमिया होती है। अब अल्फा थैलीसीमिया नाम से जाहिर है कि हीमोग्लोबिन का जो अल्फा सब यूनिट है उसके अंदर जब मसला आएगा तो उससे जो डिजीज लगेगी उसे अल्फा थैलीसीमिया कहा जाता है, यानी प्रॉब्लम विद अल्फा ग्लोबिन चैन। ये जो प्रोटीन होती है इसे ग्लोबिन चैन भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, अल्फा थैलीसीमिया के अंदर डेफिनेटली जेनेटिक कंडीशन है, तो जीन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कुछ जीन्स होते हैं जो ये सब यूनिट की प्रोडक्शन करते हैं। अल्फा थैलीसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पर 4 जीन्स मौजूद होते हैं जो अल्फा सब यूनिट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। इन 4 जीन्स में से एक जीन खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते हैं, 3 या चारों के चारों जीन्स फॉल्टी हो सकते हैं। जैसे ही ये जीन्स खराब होते जाएंगे, फॉल्टी होते जाएंगे, तो उससे जो डिजीज लगती जाएगी उसे अल्फा थैलीसीमिया कहेंगे। इन जीन्स में कितने जीन्स फॉल्टी हैं उसकी बेस पे अल्फा थैलीसीमिया की फर्दर 4 टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप ट्रेट आ जाती है जिसे कैरियर भी कहा जाता है, दूसरी टाइप माइनर आती है, तीसरी मेजर आती है और चौथी बॉट्स आ जाती है। ट्रेट क्या होता है? इसके ट्रेट और माइनर में हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स जाहिर नहीं होते, ऑल्दो फॉल्टी जीन्स मौजूद होते हैं, यानी पेशेंट नॉर्मली अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके अंदर जीन्स मौजूद हो सकते हैं। मेजर के अंदर क्या होता है? सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स कौन से होते हैं थोड़ी देर में हम देखते हैं। और जो बार्ड्स होती है इसमें चारों के चारों जीन्स फॉल्टी होते हैं और ये बार्ड्स वाले इंडिविजुअल माँ के पेट के अंदर ही मर जाते हैं।
ओके, बीटा थैलेसीमिया डेफिनेटली नाम से जाहिर है कि जब हीमोग्लोबिन के बीटा सब यूनिट के अंदर कोई मसला होगा तो उससे जो थैलेसीमिया की डिजीज लगेगी उसे बीटा थैलेसीमिया कहा जाएगा। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चैन के अंदर जब मसला है तो बीटा थैलेसीमिया अक्कर होगी। अच्छा, बीटा चैन को बनाने के लिए हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर 2 जीन्स होते हैं जो कि बीटा चैन को बनाते हैं। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर 4 जीन्स, क्रोमोसोम नंबर 11 पर 2 जीन्स, ये मतलब सारे जीन्स मिलाकर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करते हैं। ओके, बीटा थैलेसीमिया को देख लेते हैं। तो जो 2 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पर, ये जीन्स क्या करते हैं, बीटा सब यूनिट को बनाते हैं, यानी बीटा ग्लोबिन चैन को बनाते हैं। सो ये बीटा ग्लोबिन चैन जब बनती है तो अल्फा ग्लोबिन चैन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा, जब ये जीन्स, इनके अंदर अगर कोई म्यूटेशन होगी, फॉल्टी जीन्स मौजूद होंगे, तो इसकी बेस पर भी 3 टाइप की बीटा थैलेसीमिया की कंडीशंस हो सकती हैं, जिसमें माइनर, इंटरमीडिएट एंड मेजर आ जाती हैं। माइनर के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट डेफिनेटली जीन मौजूद होता है, बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर हो सकता है। इंटरमीडिएट के अंदर माइनर सिम्टम्स आते हैं और मेजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है। अब सिम्टम्स थोड़े बहुत देख लेते हैं। सिम्टम्स में हाइपोक्सिया आ जाता है, यानी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फटीग, थकावट होती है, डेफिनेटली एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो थकावट होगी। हीमोलाइसिस यानी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, जो मैंने आपको बताया स्प्लीन के अंदर हो रही होती है। फिर हेपेटोस्प्लीनोमेगाले देखने को मिलता है, यानी लिवर और स्प्लीन बड़ा हो जाता है, ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। स्प्लीन को क्यों बड़ा होता है कि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती रहती है, जिसकी वजह से स्प्लीन काफ़ी बड़ा हो जाता है। जबकि लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता रहता है चीज़ों को, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जब ज़्यादा टूटेंगे, ज़्यादा बिलिरुबिन, ज़्यादा आयरन रिलीज होगा, सो उनको डिटॉक्सिफाई करने की वजह से लिवर भी बड़ा होता जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस छोटी और तेज़ी के साथ आने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए हार्ट ज़्यादा तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है। आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कलर वगैरह जो है वो नीला पड़ जाता है, और साथ में जॉन्डिस की वजह से कलर पीला भी पड़ जाता है, यानी बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है, लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं और ये मोस्टली मेजर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, डायग्नोज कैसे किया जा सकता है थैलेसीमिया को, कि कौन से इंडिविजुअल्स को थैलेसीमिया है। डेफिनेटली कुछ थैलेसीमिया की कंडीशंस ऐसी हैं जिनको सिम्टम्स के जरिए डायग्नोज करना मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली कुछ जेनेटिक टेस्टिंग्स होती हैं जिनकी वजह से, जिसके ज़रिए हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बट यूजुअली अगर सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर HB लेवल यानी हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो ये एक इंडिकेटर होता है कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर रेड ब्लड सेल ज़्यादा हैं, हीमोग्लोबिन कम है, रेड ब्लड सेल ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी इंडिकेशन होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब ज़्यादा होंगे इसका मतलब ये है कि बॉडी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ये ज़्यादा बड़ा इंडिकेटर होता है। इसके अलावा MCV, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें वॉल्यूम चेक किया जाता है ब्लड का, ठीक है, कि बड़ा छोटा रेड ब्लड सेल जो है उनका साइज़ क्या है, इससे पता चल जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है हीमोग्लोबिन का, कि कौन सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर डैमेज आ रहा है, यानी अल्फा चैन के अंदर मसला है, बीटा चैन के अंदर मसला है, अल्फा थैलेसीमिया है या बीटा थैलेसीमिया है, इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जेनेटिक टेस्टिंग डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जीन लेवल पर हम चेक करते हैं कि कौन से जीन के अंदर मसला है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेजर पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, सो बाहर से दूसरे इंडिविजुअल से ब्लड लगाया जाता है ताकि खून की कमी को पूरा किया जा सके और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ सके। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हेल्दी सेल्स बोन मैरो के अंदर डाले जाते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर हो रही होती है, रेड बोन मैरो के अंदर। सो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवानी है, लेकिन हेल्दी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाता है। आयरन क्लिएशन थेरेपी एक और टेक्निक होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर आयरन की एक्यूमुलेशन हो जाती है, आयरन ज़्यादा मकदार में स्टोर होता जाता है, सो उसको रिमूव करने के लिए आयरन क्लिएशन थेरेपी होती है। और स्प्लीन रिमूवल भी एक ऑप्शन होता है, ताकि जो रेड ब्लड सेल थोड़ा बहुत फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनको हमारा स्प्लीन डिस्ट्रॉय ना कर पाए और थोड़ा बहुत फंक्शन चलता रहे। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।